बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान नेवी सेलर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और ये एक्सपीरियंस जून 2025 महीने के एक्सपीरियंस है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस टेस्ट को पास कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेस्ट है इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस टेस्ट को इस बार पास कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ने अपना टेस्टिंग जो सिस्टम है, जो टेस्ट लेने का तरीक़ाकार है, वो शायद अपग्रेड कर दिया हो, शायद चेंज कर दिया हो, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी टेस्ट दिया हो सेलर का, लेकिन इस बार वो फ़ेल हो गए हैं। मेरा ख़ुद एक स्टूडेंट था, उन्होंने सिविलियन में अप्लाई किया था तो टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन इस बार जब उन्होंने मरीन नेवल पुलिस का टेस्ट दिया तो उसने जो है ना टेस्ट फ़ेल कर लिया। और मुझे एक्सपीरियंस में उसने ये कहा कि सर एकेडमिक टेस्ट में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है और इसमें क्या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिटन टेस्ट सिलेबस और टेस्ट डेट डॉक्यूमेंट्स ये दोनों आपके साथ तफसील से शेयर किया था। और उसमें मैंने आपको कहा था कि आपने साइंस के जो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ, ये लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करते जाएं और अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर लें तो आपका टेस्ट पास हो सकता है। तो वो वीडियो जो है वो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखते हैं तो उसका जो थंबनेल है वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये वीडियो लाजमी तौर पर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ़िज़िक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं ये इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया है। अभी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स देन ज़ूलॉजी इज़ टू डैश। देखिए ये क्वेश्चन है एनालॉजी का और इसमें क्या होता है कि पहला जो चीज़ होती है उसका दूसरी चीज़ के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बॉटनी है और बर्ड्स है। बॉटनी एक सब्जेक्ट का नाम है और उस सब्जेक्ट में हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, सिर्फ बर्ड्स की स्टडी करते हैं, बाकी किसी चीज़ की स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से ज़ूलॉजी जो है ये भी एक सब्जेक्ट है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इसमें हम पानी की, समंदर की, ज़मीन की, किसी भी और चीज़ की स्टडी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ़ जापान इज़ टू एशिया। अगर कहते हैं कि अगर जापान एशिया के लिए है तो फ्रांस किसके लिए है। देखिए इसका मतलब बिल्कुल आसान है। एशिया जो है ये कॉन्टिनेंट है, ये एक बराज़म है और इसमें जापान जो है उसमें आता है, यानी कि ठीक है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस बेसिकली यूरोप की कंट्री है, यूरोप में आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा, यूरोप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन है और इसमें 5, 10, 8, 13, 11, 16 ये एक सीरीज़ है। अब इसमें आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रश ले लेता हूँ और चलें अब देखते हैं। देखिए 5 में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा, 10 बनेगा ना। ठीक है, और 10 से मैं 2 माइनस कर दूँ तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। और इसी 8 में मैं अगर दोबारा 5 ऐड कर दूँ तो 13 बनेगा और इसी 13 से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो 11 बनेगा। अब इसी 11 में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो 16 बनेगा और इस 16 से 2 माइनस कर दूँ तो 14 बनेगा। 14 हमारा आंसर है। देखिए ये जो सवाल है ना, इस सवाल में पहले में आपने क्या करना है, पहला जो नंबर होता है उसमें आपने 5 ऐड करना है और दूसरे जो नंबर आपका आता है उस नंबर से आपने 2 माइनस करना है, फिर 5 ऐड करना है और फिर 2 माइनस करना है, फिर आपने 5 ऐड करना है और फिर 2 माइनस करना है। मैं आपको एक मरतबा और समझाता हूँ। ये 5 है, इस 5 में मैंने 5 प्लस किया तो क्या बना, 10 बना। अब इस 10 से मैंने 2 माइनस किया तो क्या बना, 8 बना। अब इस 8 से इस 8 में मैंने 5 प्लस किया तो 13 बना। अब इस 13 से मैंने 2 माइनस किया तो 11 बना। अब इसी 11 में मैंने 5 प्लस किया तो 16 बना। अब इसी 16 से मैं 2 माइनस करूँगा तो 14 बनेगा। 14 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और फिर असल सवाल ये है। ठीक है, सवाल सबसे आखिरी वाली लाइन है। 4 लाइनें हैं, चारों को आपने समझना है। सबसे पहले ये ऊपर जो शुरू की 2 लाइनें हैं इसको आपने समझना है। ठीक है, शुरू की 2 लाइनें जो है इसको आपने समझना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर कर दिया मैंने, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सी तक। ठीक है, इसको आपने समझना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है ये बी का बाई है
और बी जो है वो सी की सिस्टर है, ठीक है। ए बी का भाई है और बी जो है वो सी की सिस्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी सी की सिस्टर है तो ए भी तो सी का भाई है, क्योंकि ए बी का अगर भाई है तो सी का भी तो भाई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर गौर करें, सी क्या है, सी जो है वो डी का बेटा है, ठीक है। सी क्या है, डी का बेटा है। सवाल में ये पूछा है कि ए डी का क्या लगता है, ए डी का क्या लगता है। देखिए अगर बी सी की बहन है तो ए सी का भाई है और सी जो है डी का बेटा है, तो ए भी तो डी का बेटा हो गया, सिंपल, ठीक है। सी सन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या है कि 2 में 3 प्लस किया तो हमारा क्या बनेगा, 3 प्लस किया तो हमारा 5 बना। अब 3 के बाद 4 प्लस किया तो 9 बन गया, फिर 5 प्लस किया 14, फिर 6 प्लस किया 20, फिर 7 प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 27 बनेगा। यानी कि 3 4 5 6 7 ये आपने प्लस करते जाना है, ठीक है। तो हमारा जो है ना करें नेक्स्ट आंसर जो है वो आएगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी होता है इसमें। अब इसमें यहाँ पर आप गौर करें कि एक सीरीज़ है जो शुरू से जो ना असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये है कि ए बी सी डी इस तरह है और एक और सीरीज़ है रिवर्स में, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स किया है। अब मिक्स किस तरीके से किया है, देखें ए जो है ए के बाद क्या आता है, बी आता है, लेकिन एक नंबर छोड़कर बी लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर छोड़ दिया है और यहाँ पर बी लिखा गया है, ये बी हो गया। और बी के बाद आता है सी, लेकिन एक नंबर छोड़कर हम उसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जेड के बाद रिवर्स में वाई आता है और फिर रिवर्स में तीसरा नंबर क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा जी एक्स। फिर सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 नंबर शुरू के 2 नंबर इकट्ठा और तीसरा नंबर अकेला, फिर 2 नंबर इकट्ठा और फिर अलैदा, फिर इकट्ठा और फिर अलैदा, ठीक है। तो जी एच आई के बाद जे के ये इकट्ठा होंगे, ठीक है, ये इकट्ठा होंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखिए ये भी सिंपल यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें आप गौर करें ई एफ, फिर है एफ जी, फिर है जी एच और फिर है एच आई। अगर आप गौर करें तो पहले नंबर का दूसरा और दूसरे नंबर का पहला ये एक जैसा है, इसका दूसरा और तीसरी का पहला, इसका दूसरा और इसका पहला। अब हम क्या करेंगे, आई का आई और यहाँ पर उसका भी पहला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई तो नहीं हो सकता, ठीक है, आई जे हो सकता है। तो आई जे जो है ना हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आर्मी इज़ टू सेलर द नेवी इज़ टू डैश। देखें आर्मी के जो सिपाही होता है उसको हम सोल्जर कहते हैं और नेवी के सिपाही को हम क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उलट कर दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई मान लो अगर हम आर्मी वाले जो सिपाही हैं उनको सेलर कहते हैं तो नेवी वाले सिपाही को हम क्या कहेंगे, नेवी वाले सिपाही को तो हम फिर सोल्जर कहेंगे, ठीक है। ये इस तरह सवाल जो है घुमा फिरा के आपको दिया जा सकता है। अक्सर कभी कभार ऐसे भी होता है कि इफ़ आर्मी इज़ टू एयरमैन देन पीएफ इज़ टू डैश, ठीक है। कभी कभी नेवी और पीएफ का एयरफोर्स का आपस में वो करते हैं, तो ये आपने इसको समझना है। काव इज़ टू काफ इज़ मदर इज़ टू डैश। काफ क्या है, काफ जो है ना ये आप यूँ समझ लें कि काव का बेटा है, तो मदर एक किसी माँ के बेटे को हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा अब यहाँ से जो ना आगे ये इंग्लिश की क्वेश्चन है। द पिक्चर इज़ हैंगिंग, द पिक्चर इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवार पर, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। दे स्टेड हेयर फॉर 2 वीक्स, यहाँ पर हम जो मिकदार बताएंगे तो मिकदार के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटी, ये प्रीपोजिशन ऑफ क्वांटिटी था। ही वेंट टू लाहौर बाय बस, ठीक है, ही वेंट टू लाहौर बाय बस। यहाँ पर लाहौर की जगह कभी इस्लामाबाद, कभी पेशावर, किसी भी शहर का नाम आ सकता है, लेकिन बहरहाल आपने ये समझना है कि जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन को किसी सेंटेंस में बताते हो और उसके लिए प्रीपोजिशन यूज़ करना हो तो बाय यूज़ होता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पर तो कैंसर आया है, लेकिन यहाँ पर किसी कहीं कर जो है ना लंग कैंसर, कहीं पर कुछ और लिखा होता है, ठीक है। टाइफाइड भी अक्सर लिखा होता है, तो आपने यहाँ पर डाइड थर्ड फॉर्म है, तो उसके बाद हमने प्रीपोजिशन अगर लगाना हो बीमारी को बताने के लिए तो हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। ही द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, कोई पॉइंट अगर हम बताते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट इस्तेमाल करते हैं।
ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ये तो मशहूर क्वेश्चन है और इसका तो आई थिंक कि सबको इसका आंसर आता होगा। किसी चीज़ के अंदर जब हम जाते हैं तो इनटू का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, यहाँ पर एट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। द बुक इज़ डैश द टेबल, ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश, वाइटल फोर्स थ्योरी ये जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स स्टडी जब हम करते हैं तो इसमें शुरू में जो केमिस्ट थे, जो साइंसदान थे, उसमें से एक साइंसदान था, उसने ये वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी, ठीक है। और पेश किसने की थी? बर्जेलियस ने। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बर्जेलियस है। अब मैं आपको ये बता दूं कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी क्या। ये थी, बर्जेलियस ने ही कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो जानदार चीज़ें होती हैं उन्हीं में पाया जाता है। हम नॉन लिविंग थिंग से इसको जो है ना नहीं यानी कि पा सकते हैं, वहाँ पर ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो ओलर साइंसदान है, जो ऑप्शन ए में आपको नज़र आ रहा है, इसने क्या किया, इसने एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको पानी में उबाला और उससे यूरिया बनाया। तो उसने क्या कहा, और यूरिया क्या है? यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसने जो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसका जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, मतलब ये कि इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बर्जेलियस है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, देखिए कि मैं जो नेवी के टेस्ट होता है ना उसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज लाजमी तौर पर आते हैं, बल्कि कभी कभार किसी सेंटर में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभार आते हैं। इसमें आपने ये नहीं समझना कि सर 3, 4, 5 क्वेश्चन होंगे, बाकी तो फिजिक्स के होंगे, बाकी तो मैथ के होंगे, नहीं, कभी कभार इसके 15-20 क्वेश्चन भी लग जाते हैं। तो आपने केमिस्ट्री को लाजमी तौर पर इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बड़े अच्छे और बहुत ही हेल्पफुल नोट्स बना के रखे, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो समझ लेता है वो तो अपना टेस्ट पास कर लेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं केमिस्ट्री में, उनको समझ ही नहीं आ पाता, ठीक है, उनको इस तरह के जो नाम होते हैं ये याद नहीं कर पाते, तो वो फिर भूल जाते हैं और फिर टेस्ट में गलत आंसर देते हैं, तो उस वजह से वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हम किसी की ये हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की अपनी जो एबिलिटी होती है, अपनी जो यादाश्त होती है, उस पर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर। हम उसको अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन अगर वो एंड टाइम पे टेस्ट वाले दिन ही भूल जाता हो, आंसर ही भूल जाता हो, तो उसका फिर तो हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। इस वजह से इसी वजह से मैं किसी को भी जब नोट्स देता हूं तो साथ में ये भी कहता हूं कि देखिए नोट्स तो मेरे 100% जो है ना हेल्पफुल है, लेकिन गारंटी मैं फिर भी नहीं देता। उसकी गारंटी की वजह यही है, ठीक है। आपने यहाँ पर सोडियम सल्फेट पढ़ा, लेकिन जब आप टेस्ट देने जाए वहाँ पर आपने गलत आंसर दिया, तो फिर आप वापस आके मुझे ये तो नहीं कहोगे कि सर आपके नोट्स जो है ना वो उसने मुझे फ़ायदा नहीं दिया। फ़ायदा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने एक तो पढ़ा नहीं, दूसरा अगर पढ़ा तो फिर आपने समझा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें की गारंटी मुझे कोई नहीं देता। स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर आपके नोट्स तो मैं ले लूँगा, तो आप टेस्ट की गारंटी पास करने की देते हो? तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे इसकी गारंटी देते हो कि आप मेरे सारे के सारे नोट्स पढ़ लोगे और उसे समझ भी लोगे? तो वो आगे से कहता है कि सर ये तो मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ ये भी फिर मुश्किल है कि मैं आपको गारंटी दे सकूँ। खैर बात लंबी हो गई, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है Na2SO4। ये जो केमिकल फार्मूला है ये आपने लाजमी तौर पर याद करते जाएँ 9th और 10th क्लास के। यहाँ पर हमारे पास एक और डिफिनीशन है, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर इसको नोट करें, अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। लिक्विड जब गैस में चेंज होता हो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड कोई चीज़ हो उसको वो गैस में जब कन्वर्ट हो, ठीक है, तो वो सब्लिमेशन और कंडेंसेशन क्या हो कि गैस जो है वो लिक्विड में यानी कि कन्वर्ट हो, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन में क्या होता है कि भाई पानी को आप उबालते रहो, आखिर में पानी गायब हो जाएगा। तो क्या है, वो उबलते वेपर हो जाता है। वेपर जो ज़रात होते हैं, छोटे छोटे ज़रात होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक में जो ना शामिल हो जाते हैं, फिर हमें ये नज़र नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? अ स्टेट ऑफ मैटर की हालत नहीं होती, वो एनर्जी है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड भी स्टेट ऑफ मैटर है, गैस भी स्टेट ऑफ मैटर है। एनर्जी जो है ये स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज अरम, AU, ठीक है। अरम ये लैटिन जो ना लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मतलब है सोना, गोल्ड।
ए यू जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो है ना बर्निंग वुड, यहाँ पर केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या मतलब होता है कि जब यहाँ पर देखिए बर्निंग वुड का मतलब क्या होता है, जब ये जो होता है ना लकड़ी जो अगर हम जला देते हैं तो क्या जब हमारे पास हाथ में क्या आ जाता है, कोयल आ जाता है, तो क्या कोयले से हम वो कर सकते हैं, वो फ़ायदे उठा सकते हैं जो हम लकड़ी से उठा सकते थे, नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये जो है ना ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज भी हो जाता है और केमिकल चेंज भी हो जाता है। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज डैश। देखिए pH इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूट्रल सोल्यूशन का जो pH होता है ये 7 होता है। अगर 7 से कम हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक सोल्यूशन है अगर उसकी pH 7 से कम हो तो एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब ये होता है कि उसमें तेज़ाबियत होगी, और अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो बेस होगा फिर। ठीक है, और ये जो pH स्केल होता है ये 0 से 14 तक होता है। What is the unit of the spring constant? न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। The motion of a falling ball towards earth is due to the gravitational force। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त जवाब है। टेम्परेचर को हम किस के ज़रिए से यानी कि चेक करते हैं, थर्मामीटर के ज़रिए से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस है। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन जो है ये आपका दुरुस्त जवाब है। फिर है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा यही रिपीट लाजमी तौर पर होता है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो लफ्ज़ था, पाकिस्तान का जो नाम था, ये मशवरा किसने दिया था? ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। और ये कब दिया था? कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है, 1933 में ये दिया था। ठीक है, 1933 के अंदर ये पाकिस्तान का लफ्ज़ चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। फिर क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कायद-ए-आज़म प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स। कायद-ए-आज़म ने जो 14 नुकात थे, आपने सुना होगा, 9th-10th क्लास में पढ़ा भी होगा, ये कब पेश किए थे? 1929 में पेश किए थे। और ये किसके जवाब में पेश किए थे? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी? 1928 के अंदर आई थी, पब्लिश हुई थी। अच्छा, व्हेन डिड कायद-ए-आज़म जॉइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 के अंदर ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर डैम आ गया, पहले तो रिवर आया था। तरबेला डैम जो है ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है और ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इसको अपने पास लाजमी तौर पर नोट करते जाएं, इससे लाजमी तौर पर लगते हैं MCQs। पाकिस्तान शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री। पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, मतलब किस कंट्री के साथ लगता है? अफ़गानिस्तान के साथ। बलूचिस्तान में भी, KPK में भी इसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो बॉर्डर कितने किलोमीटर का है, कितना लंबा है? तो वो है 2611 किलोमीटर। 2611 किलोमीटर। ठीक है, 2611 किलोमीटर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। फिर है जी, विच कंट्री इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन सी कंट्री पाई जाती है? इंडिया। इंडिया यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है ना आप 1046 किलोमीटर अगर आपके पास ऑप्शन हो वो भी दुरुस्त है, लेकिन अगर 1058 किलोमीटर ऑप्शन हो तो 1058 किलोमीटर दुरुस्त हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये अपडेट हो गई है और रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें 1058 किलोमीटर लेंथ कोस्ट लाइन की लेंथ है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1046 किलोमीटर नज़र आएगा। अगर सवाल में 1046 किलोमीटर आपको ऑप्शन दिया और साथ में 1058 ना हो तो आपने 1046 किलोमीटर चूज़ करना है। ठीक है, एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ नोन एज डैश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, और कश्मीर के पॉइंट पर पाकिस्तान और इंडिया का जो 674 किलोमीटर जो बॉर्डर है इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये इंडिया के साथ है कश्मीर की पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर कर लिया ऑलरेडी। ओके जी, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने सेलर का टेस्ट अभी तक नहीं दिया है या उसकी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसके बड़े ही ऑथेंटिक नोट्स मौजूद हैं। बस मेहनत और शर्त यह है कि आपने मेहनत लाजमी करनी है, उसको समझना लाजमी है और इसको लाजमी पढ़ना है। ठीक है, वही बात है कि स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो फिर उसको समझ नहीं आता। तो देखिए, जब भी आप न्यू टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इसको लाजमी तौर पर जो है ना प्रिपेयर करते जाएं। अगर आपको इसके ऑथेंटिक नोट्स चाहिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे तो उसके व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मामूली सी फ़ीस होगी, वो आप लाजमी तौर पर पे करेंगे। उसके बाद ये नोट्स हम आपको गूगल ड्राइव के ज़रिए से प्रोवाइड करेंगे।